हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 101 वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे जी। 101 क्लास है ये अपनी यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हम कवर कर रही हैं। 27 जून को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी यू नो द ड्रिल, एक पेन पेपर लेके बैठो और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो कितने क्वेश्चंस ठीक हो पाते हैं। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो सारी चीजें फ्री में स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल हैं, बस उनको करना आपको ही पड़ेगा। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर पाते हो पेपर देने, फाइनल पेपर में जाने से पहले। क्योंकि दिसंबर का अगर आप पेपर दोगे तो 105 क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी चैनल पे करवा चुकी होंगी। ये 101वां क्वेश्चन पेपर है। ओके, बहुत इजी डाटा इंटरप्रिटेशन है। नॉर्मल जोड़ घटा गुना भाग वाली सिचुएशन है। रेशियो निकालना है, रेशियो में टोटली निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की बुक्स दे रखी है। ये नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स हैं, ये नंबर ऑफ पेपर बुक्स जो बिकी हैं वो हैं। ठीक है, अब टोटल ऑब्वियसली इनको जोड़ के निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो टोटल सेल बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर टू टोटल सेल बाय शॉप बी एंड डी टुगेदर। तो इनको जोड़ो, टोटल सेल निकालो ए और सी की। वैसे भी टोटल निकाल लो, ए का, बी का, सी का, डी का। और अब ये बोल रहे हैं ए और सी की कौन सी है, टोटल सेल ही तो पूछा है। ए और सी की टोटल सेल का रेशियो निकालना है आपको। ए और सी की अलग से जोड़ दो और उसके बाद बी और डी की अलग से जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर रहेगा। करके देखना इसको। पहले मुझे 3500 और 2000 जोड़ने, कितने हो गए, 5500 ये हो गए। उसके बाद अपने ये 9 और 9 9900 हो गए। अब 9900 और इसको 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15। तो 15,400 तो ये हो गए। और बी वाला क्या आ जाएगा नीचे, बी बाई डी, यानी कि 9 और 2 11, 5 और 3 8 और 1 9, 9100 प्लस 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 12,000 प्लस कर दो इसको, 0 0 2 9 10 11 1 और 1 2, सो 21,200। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट। देन आपका 2 7 14, 2 7 14, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 नहीं, सॉरी, 2 एकम 2 0, 2 6 की 12। ठीक है, 77 रेशियो 106 आ गया जी। चलिए, what is the ratio between total number of hardbound books sold by C and D together, number of paper books, जो पेपर बैक बुक्स हैं वो डी शॉप ने जो बेची हैं, और सी और डी से का टोटल करो हार्ड बाउंड का। हो जाएगा, इजी है, डिवाइड करना है, करके देखना, आंसर 3:2 आ जाएगा। इजी है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट। Number of total books sold by the highest selling shop is what percent higher than the lowest selling shop? तो आपको ये टोटल तो निकालना ही है। ठीक है, ए और बी और सी और डी का। तो टोटल बुक्स जो बेची हैं वो टोटल आपका निकल जाएगा। उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट का देख लो कैसे रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। देखो, टोटल बुक्स जो आपने बेची हैं, सबसे लोवेस्ट में है 3700, सबसे हाईएस्ट में आपका 12,100। ओके, अब आपसे परसेंटेज पूछा है कि टोटल बुक्स जो बिकी हैं, हाईएस्ट सेलिंग शॉप इज व्हाट परसेंट हायर, कितना प्रतिशत ज्यादा है लोवेस्ट से। सो ये 12,100 में से आप जो है 3700 माइनस करेंगे। 3700 माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 11 में से 7 गए 4, देन आपका 11 में से 3 गए 1 2 8। ठीक है, तो 8400 आ गया। 8400 ज्यादा है, किससे ज्यादा है जी, 3700 से ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कट, और इसको सोल्व करना है। ओके, टेक्निकली आंसर 227.027% आ रहा है। मुझे नहीं पता इन्होंने किस बेसिस पे ये 220 दिया, 120 दिया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी रीचेक कर चुकी हूँ। आप में से किसी का 120 आता है तो मुझे बताना, मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ। ओके, बाकी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार रीचेक किया इस क्वेश्चन को, कई बार सोल्व करके देखा, आंसर यही आ रहा है। ओके, बट स्टिल आंसर, फाइनल आंसर की में 120 दे रखा है, क्योंकि 120 तो किसी भी सेंस में नहीं है ना। 3700 और 8400, 100% तो वैसे ही हो गया। 2 0 7 2 14, 3 2 6 और 1 7, 7400 बचे 1000। अच्छा, इसका 20% कितना होगा, 20। अच्छा, ओके, ये रुको रुको भाई, ये हो सकता है, क्योंकि 8400 है ना हमारा। तो 8400 कितना ज्यादा है, बात तो वही आएगी, बाकी तो कुछ नहीं है। या फिर इन्होंने ऐसे तो नहीं निकाल दिया कि
8400 का x% जो है वो 3700 है। तो ये देखो एक बार ट्राई करके, अगर आए तो 84 3700 वही अगेन वही आता है स्टेटमेंट। तो 3700, अच्छा ये उल्टा आ गया थोड़ा सा। अगर हम x% निकालें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 9 5 और 2 7, 3 से भी नहीं जाएगा तो 21 से ही करके देखते हैं डायरेक्ट। 21 का 12 से मल्टीप्लाई करके देखूं क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 12, एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। नहीं, कुछ नहीं बैठ रहा है। मुझे तो यही लग रहा है भाई जो मैंने निकाला है जिस तरीके से, बिकॉज सोल्ड बाय हाईएस्ट सेलिंग शॉप इज व्हाट परसेंट हायर। ठीक है, तो वो कितना प्रतिशत ज्यादा है लोवेस्ट सेलिंग से, वही पूछा है। तो इसी तरीके से निकालते हैं हम, कितना परसेंट ज्यादा या कितना परसेंट लेस। ओके, बाकी अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय ए, बी और डी? तो ये हार्ड बाउंड है, ये ए, ये बी और ये डी है। ठीक है, इनका टोटल निकालो। एंड एवरेज नंबर ऑफ पेपर बुक्स सोल्ड बाय सी एंड डी, पेपर बुक्स सी एंड डी। तो टोटल निकाल के इनका डिफरेंस निकाल दो, एवरेज निकालो दोनों का। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। आंसर 1750 आएगा, निकाल के देखना आ जाएगा। ओके, number of hardbound books sold by shop A is approximately what percent less than the number of paperback books sold by shop C? ये क्वेश्चन भी तो ठीक ही आ रहा है ना, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें क्या गलती हो रही है या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा उस क्वेश्चन में। तो देख लो जी, यही आंसर आएगा जैसे तरीका आपको बता रखा है। हार्ड बाउंड बुक सोल्ड बाय शॉप ए बोला था, तो शॉप ए में हार्ड बाउंड है 3500, शॉप सी में पेपर जो है बैक है वो 5500। माइनस किया, जितना कम होगा वो पता चल जाएगा, डिवाइड बाय किससे कम है 5500 से, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 36.36। ओके, 36 आंसर दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल? तो कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल के थ्रू सेंडर जो है रिसीवर तक मैसेज पहुंचाता है। टाइम इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, तो टाइम एक एलिमेंट नहीं है, सिंपल। When was the Paris Agreement adopted? VIP क्लासेस में भी करवा रखा है, आपको एग्जैक्ट डेट भी बताई थी, पूछा जा सकता है, ये भी बताया था। आंसर 12 दिसंबर 2015 आ जाएगा जी। ठीक है, आपको और कुछ भी नहीं पता था, दिसंबर तो जानने की जरूरत ही नहीं थी, 2015 भी पता होता चल जाता काम। ओके, तो आपको ये सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल, किगली अमेंडमेंट, तो ये कुछ कुछ चीजें तो एटलीस्ट पता हो। ओके, ये पेरिस एग्रीमेंट था, ये मैंने वीआईपी क्लास से ही ये वाली स्लाइड उठाई है, मैंने करवा रखा था 2015 पे। उन्होंने हाईलाइट भी किया था कि याद रखना, कोप 21 भी पूछ लिया जाता है, वो भी बोला था याद रखना। ठीक है जी, रॉन्ग स्टेटमेंट आपने चूज करनी है। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रैन जो है वो एक हाई लेवल है, सी जो है वो लो लेवल है, और एसक्यूएल भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन ठीक है लो लेवल है, फोर्ट्रैन हाई लेवल है। रॉन्ग कौन सी आ जाएगी? सी और डी रॉन्ग आ जाएगा, बिकॉज सी और एसक्यूएल भी लो लेवल नहीं है। ओके, तो सी और डी जो है वो स्टेटमेंट आपकी गलत है। Which of the following are considered as fallacies of relevance? ये भी मैंने वीआईपी क्लास में करवाया था, fallacies of relevance भी बताई थी कौन कौन सी हैं इनमें। ad hominem, false cause, strawman और red herring। आंसर आपका A C D हो जाएगा। I'm sorry, ये है आपका। ठीक है, तो ये मैंने fallacies of relevance, ये स्लाइड भी मैंने वीआईपी क्लास से उठाई है, करवा रखी है आपको। ओके, थोड़ी सी तबीयत डाउन है बट बेयर इट। ओके, चलिए। ओके, लिस्ट 1, लिस्ट 2, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च दे रखा है और मेथड दे रखा है। सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, डेवलपमेंटल, ग्राउंडेड थियरी। रिसर्चर कंटिन्यूज डाटा कलेक्शन एंड एनालाइजेस टिल द सेटिस्फैक्टरी फाइंडिंग्स आर डिराइव्ड। तो तब तक वो डाटा बार बार कलेक्ट करता रहेगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। आई एम सॉरी। तो ये ग्राउंडेड थियरी रिसर्च होगी जी। ठीक है, देन है स्टडी ऑफ चेंज इन इमोशनल मेच्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये डेवलपमेंटल स्टडी है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी चीजें बदली हैं। देन है स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल इन कंट्रोल्ड सिचुएशन।
सो कंट्रोल्ड सिचुएशन में तो एक्सपेरिमेंटल आ गया, ठीक है। स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, ये हम सर्वे करेंगे। सो आंसर आपका 4 3 2 1 यानी सी हो जाएगा थर्ड। ओके, चलिए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज? यानी फर्स्ट 15, देखो एक तो फर्स्ट 15 होता मैं 1 से लेके 15 तक की करती, बट इसमें फर्स्ट टर्म ही अपनी 2 है, तो मुझे 16 तक जाना पड़ेगा। यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, देन 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, देन 8 8 64, 9 9 81, देन 100, 121, सॉरी प्लस था ये, ठीक है। 11 का हो गया, 12 का 144, 13 का 169, 14 का कितना होता है 189 कुछ होता है ना, 14 का कितना होता है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 14 चौके 96, 14 6 9 10 11 12 13 10 13 1 और 1 236, ठीक किया मैंने। 4 चौके 16, 1 4 1 4 और 1 5 56, 14 चौके 56, 96 कहाँ से आ गया, ठीक है। 5 और 4 9 196, ठीक है। 196, 15 15 और 16 16, ठीक है। लेकिन आप जब इनको जोड़ोगे और इनका सम निकालोगे फर्स्ट 15 का, तो जो आना चाहिए वो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। ओके, इन्होंने फर्स्ट 15, अगर ये यहाँ 1 का स्क्वायर भी कर देते ना, तब जाके आपका आंसर 15 तक में 1239 आता। बट ये 2 दे रखा है स्टार्टिंग से, और फिर आप फर्स्ट 15 टर्म्स पूछ रहे हो सीरीज के अकॉर्डिंग, तो फिर 1495 आंसर था, तो इनसे मिस्टेक हुई होगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया। ओके, ड्रॉप्ड। सिस्टम नेम दे रखा है, ईयर और टाइम पीरियड दे रखा है, कौन से टाइम पीरियड में कौन सी चीज हुई है। ओके, तो ये पहले भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, बट जो आए हुए हैं आप याद कर सकते हो उस चीज को। मार्क 1 कंप्यूटर IBM 701, IBM 650, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ओके, सो ये आंसर इसका फर्स्ट है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपने ईयर्स याद कर सकते हो कि मार्क 1 कंप्यूटर 1937 से 44, IBM की आप बात करोगे तो 1952, देन ये 53 और ये आपका 51। ओके, सो आप ये याद रख सकते हो अगर याद रहे तो, अदरवाइज ये उन 4-5 क्वेश्चंस में आ जाएगा जो हम मान के चलते हैं कि अलग ही आएगा। ओके, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? सो इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप न्यू थियरी, नॉट ऑलवेज, ठीक है। सो हर बार नहीं होता है ऐसा। हम एक्शन रिसर्च या बाकी तरीके के जो रिसर्च करते हैं उनमें अलग अलग एम के साथ चलते हैं हम, तो हर बार नई थियरी डेवलप करने पे फोकस नहीं होता। साइंटिफिक प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग चलेगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ, नहीं हर एक तरीके के रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती। ओके, इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस इवेंट्स टू डिराइव फाइंडिंग्स, इट साउंड्स बेटर। सो BCE जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, हर एक उसमें रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जरूरी नहीं है, और हर एक रिसर्च न्यू थियरी के डेवलपमेंट पे फोकस करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओके, arrange the phases of life cycle analysis for information on environmental effects of products फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज आप कर रहे हो तो पहले इनिशिएशन ही होएगा ना, शुरुआत होएगी किसी चीज की, ठीक है। तो आंसर आपका इनिशिएशन, देन इन्वेंटरी, देन आपका इम्पैक्ट क्या है, और उस इम्पैक्ट के बेसिस पे आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। ये भी नहीं समझ आए तो उल्टे तरीके से चल दो कि लास्ट में होएगा ना इंप्रूवमेंट इम्पैक्ट के बेसिस पे, तो भी आपका फोर्थ आंसर हो जाता। ओके ओके, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आए हैं इस बार वाले में कि कुछ ना कुछ बहुत सारी स्टेटमेंट देख के आपसे बोला गया है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ओके, सो देखो 2 की पावर x 256 डिवाइड बाई √2, x की वैल्यू अगर ये है तो ये वैल्यू देख लो एक बार, यानी आप चाह रहे हो कि x की वैल्यू अगर 15/2 है, यानी यहाँ पे 15/2। ओके, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे वो आप करके देख सकते हो, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज बाकी ऑप्शन सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार करके देखना, आंसर आपका A और B जो है वो करेक्ट है आपके। जैसे ये है 50% ऑफ 150, पहले आप 50% निकालो तो 75 आ गया, उसका 1/3 निकालोगे तो आपका 25 आ गया, लेकिन 576 का अंडर रूट आपका 24 होता है। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, सॉरी, है ना। फिर A और B आंसर कैसे हुआ, रुको रुको,
50% ऑफ 150 75, 25 दिया 75, 576 करेक्ट आपसे पूछा है। करेक्ट में तो बी सारा ही दे रखा है तो करेक्ट है मतलब ये ठीक है। अच्छा ओके ग्रेटर देन है ना, हाँ ग्रेटर देन ओके। जब मैं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो ये गलत नहीं हो सकता जो मैंने यहाँ सोल्यूशन डाला है। ओके सो ग्रेटर देन ऑब्वियसली ग्रेटर है, ये 24 है ये 25 है ठीक है, ग्रेटर देन है ठीक है ये स्टेटमेंट। ये आपका दूसरे वाला है, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। इसको 7 प्लस हाफ या 7.5 जैसे हम करते हैं तो 7 प्लस हाफ हाफ कर सकते हो। हाफ का मतलब ये अंडर रूट 2 हो गया। तो ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके करोगे तब जाके ये आंसर आएगा। सो ये भी स्टेटमेंट सही है कि आप जो है 128 अंडर रूट 2 128 अंडर रूट 2 दोनों तरफ, तो दोनों तरफ को सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ओके अंडर विच सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड। ये क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और डिफरेंट है बिकॉज हम यूजीसी एक्ट के सारे सेक्शंस रटने नहीं बैठेंगे और ये तो सेक्शन के अंडर भी सब सेक्शन आपसे पूछ लिया। ओके सो ये वाला ध्यान रख लो अब के लिए 12 सेक्शन में ये इंक्लूडेड है ठीक है ऑफ द यूजीसी एक्ट है ये अपना 1956 का एक्ट है। इनकी अगर आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स के बारे में देखोगे तो ये कॉमन एडवांस डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ठीक है। देन हैव टू प्ले अ वाइटल रोल इन ऑफरिंग द बेस्ट एक्सपर्टीज एंड टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर रिसर्च एंड टीचिंग कम्युनिटी। देन है ये चीज अगर फर्दर इसके बारे में कुछ पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है न्यूक्लियर साइंस सेंटर जो है न्यू दिल्ली में जो है जिसको अब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर बोलते हैं, ये फर्स्ट रिसर्च सेंटर था। तो कब था 1994 में था। अभी जो है वो 6 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं, ये हैं वो 6 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। टीचर एजुकेशन का टीचिंग एप्टीट्यूड के उस पर पूछा जा सकता है या पेपर 2 एजुकेशन में पूछा जा सकता है। तो ये काकीनाडा में है, तो ये एक आधी इंफॉर्मेशन जितनी याद रहे वो याद रख लो। How many Millennium Development Goals were adopted by United Nations? So 8 थे, ये तो याद होना चाहिए आपको ठीक है। 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ये वाले थे वो 8 के 8, आपको 8 के 8 के याद होनी चाहिए स्टेटमेंट भी बिकॉज ये भी पूछी जाती है। CD-ROM stands for compressed disk read only memory, compact disk for reading out messages, compact disk for read write over mobiles and compact disk read only memory. So फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा compact disk read only memory। इजी है। सिस्टम का नाम दे रखा है और किस तरीके का बैरियर, ये ईयर और टाइम पीरियड नहीं ये ईयर ये गड़बड़ हुआ है ठीक है। तो आप बस स्टेटमेंट्स देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 ओके। ये जो ऊपर अपना वो IBM और वो वाला क्वेश्चन था ना मार्क वाला, वो वाले से हो गया होगा। टेक्निकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर्स, तो कौन कौन से यहाँ पे रहेंगे। ओके विद पुअर क्वालिटी ऑफ ये नहीं आएगा। विद पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स द मैसेज मे नॉट बी सेंड टू द टारगेट ग्रुप। तो ये पुअर क्वालिटी थी, तो क्या रीजन, ये टेक्निकल बैरियर लग रहा है। विद फॉल्टी एक्सप्रेशन, पुअर ट्रांसलेशन, एम्बिगुअस वर्ड्स। सो एम्बिगुअस वर्ड्स यानी लैंग्वेज से रिलेटेड ज्यादा साउंड कर रहा है क्या ऐसा कुछ। ओके चेक करें इसको। सोर्स इज नॉट विजिबल टू द रिसीवर बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ऑब्वियसली फिजिकल बैरियर में आ गया। पीपल आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ गया। मोटिवेशन, एटीट्यूड, एंजाइटी। ओके सो ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन है ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था, ये फर्दर भी पूछे जाने के चांसेस हैं, सो मेक श्योर आपको ये पता हो आप। ओके तो ये इकोसिस्टम है और ये बायोजियोग्राफिक रेल्म्स दे रखे हैं, एरियाज दे रखे हैं। ओके किसको क्या बोलते हैं, तो यूरेशिया वाले एरिया को, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये टोटल ना 12 है। आंसर इसका फर्स्ट रहेगा बट ये है वो 12 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स ठीक है। तो ये तो ओशियन वाला हो गया ठीक है, ओशियन यानी जो ये वाला एरिया है ऑस्ट्रेलिया से उधर, बिकॉज ये जो ग्राफ ये जो मैप दे रखा है ये गोल है ना, स्फीयर में आ जाएगा, तो ये और ये मैच हो जाएंगे जो आपके लेफ्ट राइट वाले हैं। ओके सो ये आपका नियोट्रॉपिकल जो है ये ब्लू वाला हो जाएगा, ये वाला ब्लू ठीक है। देन नियार्कटिक जो है वो आपका ये हो जाएगा जो आपका ये अमेरिका वाला है। देन आपका ये आपका पेनेमेनियन जो है ये बीच वाला पोर्शन हो जाएगा ठीक है। सहारो अरेबियन ये आपका सहारा वाला जो सहारा डेजर्ट है, नहीं हाँ सहारा ही है ना यहाँ, हाँ ठीक है सारा डिजर्ट, और ये जो अरेबिया वाला मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है ठीक है।
देन इंडिया से इधर वाला जितना भी एरिया है, ये देखो ये सारा का सारा ये साउथ, ये वाला आ जाएगा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, सो ये आपका ओरिएंटल हो जाएगा, ये मेडागास्कर हो जाएगा, ये ऊपर यूरेशिया वाला पोर्शन जो है वो आपका पैलियार्कटिक हो जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड ठीक दे रखा है कईयों में। देन आपका ये फोर्थ, ये आपका ओरिएंटल हो गया साउथ ईस्ट एशिया वाला। देन आपका नॉर्थ अमेरिका वाला थर्ड यानी नियार्कटिक, ये देखो नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया। देन साउथ अमेरिका वाले को हम क्या बोल रहे हैं, नियोट्रॉपिकल। ओके, सो ये सीक्वेंस वाइज जो है आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, बट अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान हो, एटलीस्ट इतना कि मैच द फॉलोइंग में आए तो आप कर पाओ। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एमएस वर्ड सेव्स द फाइल्स इन डॉक फॉर्म, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन में जाएंगी। ओके, एसक्यूएल सर्वर एक लोकल नेटवर्क सर्वर है, मतलब जो है वो एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है। बूटस्ट्रैप लोडर इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, सो ये नहीं, ये दो गलत है जी, ये ठीक है, ए और सी जो है वो आपका आंसर होगा। एसक्यूएल सर्वर एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, नेसेसरीली लोकल नेटवर्क सर्वर नहीं है, ऑल्दो यूज किया जा सकता है लोकल लेवल पे, बट ब्रॉडर यूज के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप इसको लोकल नेटवर्क सर्वर नहीं बोलोगे, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप प्रोसेस का पार्ट होता है, ना कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर का। ओके, देन ये आपकी वही फैलेसीज में से असिद्ध, बाध्यता, देन विरुद्ध और स्वाभिकार। सो इररेलेवेंट, मिडल टर्म, अनप्रूवन, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये भी मैंने करवा रखा था, आंसर सेकंड रहेगा। और ये देखो मैंने ये करवा रखा था कि अच्छा असिद्ध है तो उसको आप अनप्रूव्ड मिडल बोल रहे हो, स्वाभिकार है तो इररेगुलर मिडल बोल रहे हो। देन आपका और क्या पूछा था इन्होंने, बाधित और विरुद्ध पूछा था, तो ये आपका नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, और विरुद्ध जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, तो ये देखो कॉन्ट्रा, ठीक है ना, सेकेंड आंसर है, यानी कि ये सेकेंड अनप्रूवन मिडल। ठीक है, देन ये फोर्थ कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, देन ये आपका थर्ड कॉन्ट्रेरी मिडल, और आपका ये स्वाभिकार जो है वो इररेलेवेंट वाला हो गया। ठीक है जी, नॉन इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंशियल है। चलो एक काम करो, इसको भी एडिशनली अब ये भी याद रखो कि विरुद्ध को कॉन्ट्रेरी मिडल बोल रहे हैं। अगर कई बार, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल या कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल से आया था, बट इसको कॉन्ट्रेरी लिख लो। ओके, अभी के लिए चूंकि कॉन्ट्राडिक्टरी ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है, बट कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ऑल्दो आप जो है पहले दो ऑप्शंस तक भी पहुंच जाते जो बिल्कुल क्लियर हैं, बाधित या असिद्ध, या आप जो है पहले और चौथे पे भी पहुंच जाते तो भी आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी। ओके, चलिए, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिवन डिजिटल इनिशिएटिव, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शोध गंगा, एबीसी क्रेडिट और आपका दीक्षा। सो ये आपको पता होंगी तो ही पता होंगे, क्योंकि इनके ईयर पहली बार पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि दीक्षा क्या काम करती है, एबीसी क्रेडिट को किसने रेकमेंड किया था, शोध गंगा का क्या काम है, शोध गंगा शोध गंगोत्री में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये वाला क्वेश्चन इनकी सीक्वेंसिंग जो है वो पहली बार पूछी है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। शोध गंगा 2011 में लॉन्च हुआ था, इनफ्लिपनेट ने एस्टैब्लिश किया था। दीक्षा जो है वो 2017 में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2018 में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 2021 में, क्योंकि 2020 की पॉलिसी में तो इसको मेंशन ही किया गया था। ओके, सो अगर आपको ये भी पता होता कि ये तो सबसे रीसेंट है, क्योंकि एबीसी क्रेडिट अभी 2020 की पॉलिसी के टाइम आए हैं और बाकी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, तो भी आपका आंसर ठीक हो जाता। ओके, A sum of 10,000 is invested for a term of 2.5 साल at an interest of 8% compounded annually. अब annually compound कर रहे हो आप, यानी कि जो 2 साल कंपाउंडिंग हुई उसके बाद जो आधा साल बचा वो सिंपल इंटरेस्ट में चला जाएगा। ओके, वो सिंपल मिलेगा उसका, उसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे ये बोलते कि आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल देते, तब आप जो है 5 बार इसको कंपाउंड इंटरेस्ट करके सीधा निकाल लेते और मेच्योरिटी अमाउंट आ जाता। ओके, बट अब क्या हो जाएगा, अब पहले 10,000 के ऊपर आपको 2 साल के लिए 8% पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और मेच्योर प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको आपको क्या करना है, उसका हाफ ईयरली 5 महीने, सॉरी 5 महीने, हाफ है ना तो 6 महीने के लिए, वही इसको चाहे आप 1/2 कर लो। ठीक है, हाफ ईयरली आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसमें ऐड करना है। ओके, देखो ये रहेगा,
पहले मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का मतलब मेच्योरिटी अमाउंट 2 साल पे 10,000 1 + 8/100 अंडर रूट ना ये स्क्वायर, ठीक है, तो 11,664 आ गया। अब आधे साल के लिए हाफ ईयरली 1/2 आप क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 466 और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 130.56 आ जाएगा। ओके जी, चलिए। Major thrust areas of National Policy on Education 1986, State Level Planning and Coordination through State Council for Higher Education, SCRT की बात की थी इन्होंने, सही बात है। Then है SCRT हायर एजुकेशन के लिए तो नहीं है, बट स्टिल स्टेट काउंसिल की बात की थी इन्होंने, स्टेट लेवल पे हो। ओके, एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परख, देन आपका कन्फरिंग ऑटोनमस status on selected colleges, establishment of 2 multidisciplinary education and research universities in each state। तो देखो मेरू अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, और परख ये कहाँ से हैं, ये अपने NEP 2020 की रिकमेंडेशंस हैं, करवाई हुई हैं। ओके, तो आपका कॉमन सेंस से दो ऑप्शन आउट हो जाते हैं आपके सी और ई। सी और ई ऑप्शन आपके आउट होते ही सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, ABD। ठीक है जी, कोई गड़बड़? चलिए, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉलोइंग प्रोसेसेस मस्ट बी अडॉप्टेड। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अच्छा देखो, एक तो ना पांचों के पांचों को यहाँ पे नहीं आंसर में प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं वो हम देख सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग ठीक है, माइग्रेशन ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वहां से माइग्रेट कर दो लोगों को, मिटिगेशन मिटिगेट करो, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश उस टाइम के लिए, रिस्पॉन्स और डिटेक्शन। तो ट्रेनिंग, रिस्पॉन्स, डिटेक्शन और आपका मिटिगेशन, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए रहेगा, बिकॉज बी वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिटिगेट और माइग्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम मिटिगेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके ओके, अगेन इस तरीके का क्वेश्चन देखो, ये तो इजी है, ये तो कर सकते हो। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 40%, 40% मतलब ये 2 दूनी 4 2 5 10 2/5, यहीं से ही सोल्व हो जाता। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है, आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा कि कौन सा इजी है चारों में से और मैं कौन सा निकाल के सोल्व कर सकती हूँ इजीली। ओके, जैसे ये है 4 दूनी 8 4 3 12 और 1 13 डिवाइड बाय 3, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 13 दूनी 26 और आपका 7 तिया 21। तो यहाँ पे कितने आ गए, 5/6, थर्ड आ गया, ये लो, और कंफर्म हो गया। इसके बाद तो आपको फर्स्ट और ये फोर्थ तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आंसर फोर्थ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन मॉडल ऑफ लिसनिंग इन सीक्वेंस। लिसनिंग देखो, मॉडल ऑफ लिसनिंग कभी नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन कॉमन सेंस तो है। अगर आपको लिसनिंग की बात हो रही है तो आप पहले सुनेंगे ना, कोई भी चीज पहले आप सुनेंगे। अगर आपको इतना आइडिया है तो देखो यहाँ पे आप पहले सुनेंगे, सुनने के बाद आप सीधा इंटरप्रेट थोड़ी करेंगे, आप समझेंगे ना। ई और ए है ना ऑप्शन में, तो आप समझेंगे पहले, समझने के बाद आप उसको याद रखेंगे, फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर आप रिस्पॉन्स देंगे। ओके, सो ये प्रोसेस रहेगा, इस मॉडल का आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, हर चीज रटने की भी नहीं होती है। टू एक्सपीरियंस द एजुकेशनल वैल्यू वन मस्ट एक्सट्रैक्ट इट्स नेट मीनिंग थ्रू रिफ्लेक्शंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, कॉन्सिक्वेंसेज और डिसीजंस। सो आपको अगर एजुकेशनल वैल्यू एक्सपीरियंस करनी है, सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ओके, which of the following statements is false in the context of research? कौन सी जो रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में false है? Inductive and deductive reasoning are applied in research process. Verifiable findings are derived by research process. Research is conducted to find answers of meaningful questions scientifically. It necessarily improves quality of functioning of the area इन विच इट इज कंडक्टेड। फॉल्स पूछा है, सो जरूरी नहीं है ना, ये तो बोल रहे नेसेसिटी है कि वो इंप्रूव ही करता है फंक्शनिंग उस एरिया की जहां पे हमने रिसर्च कंडक्ट किया है, बट नहीं, रिसर्च जहां कंडक्ट किया वो डाटाबेस में ऐड हो रही है चीजें, हमारे पास अब एक डाटा आ गया है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है जहां जहां रिसर्च किया या जिस जिस चीज पे रिसर्च किया वो इंप्रूव कर जाएगी क्वालिटी में। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट। The study of how the mind creates knowledge has resulted in what are currently referred to as dash view of education. So अब knowledge कैसे create करता है, यानी knowledge construct हो रही है यहाँ पे, so ये constructive view of education आ जाएगा। Okay?
ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं? तो 1028, 10,600, 1064, 11,300। आंसर ए रहेगा। हाइम्स या जिनको सुक्ता बोलते हैं वो है 1028। मंत्र या वर्सेस आप बात करोगे तो 10,600। मंडल्स या बुक की फॉर्म में तो ये 10 ऑर्गेनाइज्ड हैं 10 मंडल्स में। ओके, तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन याद रखो। आज ये वाली पूछिए, कल को दूसरी पूछी जा सकती है। राइट कॉम्बिनेशन बताना है जी आपको। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट, ये एक मिथ है। ओके, ऑल बाइलिंगुअल्स इजीली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस, कर लेते हैं वो मेंटेन, ट्रू है, ये बात सही नजर भी आ रही है। लर्निंग कर लेते हैं मैनेज, ये ट्रू है। सारे के सारे बाइलिंगुअल, ऑल आ गया ना, नहीं गड़बड़ लग रही है भाई। ऑल बाइलिंगुअल्स इजीली मेंटेन बोथ लैंग्वेज, नहीं, हर कोई नहीं कर पाता दोनों लैंग्वेजेस को मैनेज। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट, ये ट्रू है। ऑल बायलिंगुअल्स इजीली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस, ये एक मिथ है। हमसे राइट कॉम्बिनेशन पूछा है तो हमसे ऑप्शन में भी तो होना चाहिए वो ए और डी। ए वाली मिथ है और लास्ट वाली भी मिथ है। दूसरा है बी और सी। बी तो फॉर श्योर गलत है। ओके, सो बी को तो हटा दो। बचा क्या? सी और डी और ए और डी। ए डी सी डी। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट, ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है। आंसर ए और डी रहेगा। हमसे राइट कॉम्बिनेशन पूछा है, ए डी और सी डी। सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट, ये ट्रू है या मिथ है? दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, ठीक है, सही नहीं है, जरूरी है कि वो ठीक है भाई, ए और डी आएगा। बिकॉज जरूरत, हर बच्चे को जरूरी नहीं है कि टाइम और एफर्ट की जरूरत पड़े। कई होते हैं जो बहुत फ्लुएंटली सीख जाते हैं, इजीली सीख जाते हैं, एक नहीं कई लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। ओके, सो ठीक है, ये मिथ है और ये भी मिथ है, तो ए और डी जो है वो आपके सही है। What are the factors to be considered while selecting a communication media? Communication media, no need to think about receiver, नहीं भाई सोचना पड़ेगा रिसीवर के बारे में, तो एक गलत हो जाएगा। रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। कॉस्टली हो, नहीं, हम कॉस्टली को कभी नहीं देखते, ठीक है। सो एटलीस्ट अफोर्डेबल हो, कॉन्फिडेंशियल हो, अवेलेबिलिटी हो। सो बी डी ई जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, तो उनके एक्ट दे रखे हैं और ये ईयर ऑफ एनैक्टमेंट दे रखा है। नया क्वेश्चन है, फर्दर इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आ सकती है आने वाले एग्जाम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और IITs। सो IITs जो है वो 1961 में खुली थी जी, ठीक है। तो यहां से भी आपका आंसर फर्स्ट आ जाता। ये बाकी स्टेटमेंट्स आप देख लो, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके पास जो आपकी ये है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस रिसर्च एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, ये 2007 में था NITs के लिए। देन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017। देन आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014। उसके बाद और भी आए हैं, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये 2017 में। देन है टेक्नोलॉजी लॉज कमेंट करने के लिए 2020 में, ये 1961 में। सो IITs बहुत पहले बन गई थी, ये बात याद रखो, इंफॉर्मेशन इतनी बहुत है। मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क इज सेम, अगर सारा टाइम सेम है सबके लिए तो ये ट्रेडिशनल वाली चीज हो गई, जिसमें हम सोच ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि ठीक है ट्रेडिशनल वे में सबको सेम ही टाइम दिया जा रहा है, हम इंडिविजुअल नीड्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देन टीम टीचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी है। देन फीडबैक इज ऑब्टेन्ड एट लोकल लेवल, तो ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हो गई। गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड्स ऑफ नेशन, ये आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी होगी। ओके, आंसर आपका 4, 3, 1, 2 सेकेंड हो गया। Select correct order of finalizing a research problem, defining the research problem, selecting the area of research, finding the research gap, study of reference material and reports of previous researches, identifying a research problem। तो आप पहले तो आइडेंटिफाई ही करते हो ना, फाइनलाइज करना है रिसर्च प्रॉब्लम का। फाइनलाइज करते टाइम ऑर्डर, सही ऑर्डर क्या रहेगा? ओके, देखो डी या बी, रिसर्च एरिया को देखोगे या रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे? ओके, एंड में है ए या ई, लास्ट में तो हम नहीं करेंगे ई, ठीक है। सो डिफाइन करना
क्योंकि डिफाइन कर रहे हो यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो डिफाइन लास्ट में आएगा, उससे पहले आइडेंटिफाई आएगा, उससे पहले फाइंडिंग द रिसर्च गैप। अब आप डी और बी में से देख लो, स्टडी ऑफ रेफरेंस मटेरियल एंड रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च, तो पहले आप रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करोगे ना, पहले आप रिसर्च एरिया सिलेक्ट कीजिए बी, देन आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए डी, और उसके बाद CEA, तो BDCEA आपका आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या है एप्रानेट की, 1000 बार आ चुकी है, इस तरीके का क्वेश्चन करवा रखी है फुल फॉर्म्स, VIP क्लासेस में भी करवाई थी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, अरेंज द एरियाज ऑफ फॉलोइंग शेप इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एरिया निकालना है इन शेप्स का, यानी एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, स्फेरिकल बॉल है, रोम्बस है और आपका सर्कल है। आपको फॉर्मूलाज आते होंगे कि अच्छा पाई आर स्क्वायर एच आएगा या हाफ ऑफ D1 D2 आएगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो इस क्वेश्चन में माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं बनता। आंसर आपका ABCD की सीक्वेंस रहेगी, एरियाज निकालेंगे जब, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, एरियाज निकाल के देखना। ओके, सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच है, स्फीयर के लिए पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर आएगा भाई, ये ऊपर आएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। रोम्बस का है हाफ, D1 D2 यानी दोनों डायगनल्स, और एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इन विच कंडीशन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी, तो पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने 10 बेसिक क्लासेस जो ली थी स्टैट की आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए, उससे आपका सोल्व हो जाता। पियर्सन को हम लीनियर के लिए यूज करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप जब हो, तो सी तो फॉर श्योर ठीक है। ओके, सी ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हटा अपना, ठीक है। अब DE और A इसमें से देखते हैं, इफ मीन्स ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर इक्वल, नहीं मीन कैसे इक्वल आता है दोनों का, नहीं ये कोई कंडीशन नहीं होती है। ओके, अब है इफ वन वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल एंड अनदर इज मेजर्ड इन ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और ऑर्डिनल का कोई चक्कर ही नहीं होता, इंटरवल और रेशियो स्केल होता है और आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है, ठीक है। सो इंटरवल और रेशियो है वो किसके लिए है, आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, और ये है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। क्या कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो पैरामेट्रिक में आता है, सो इंटरवल और रेशियो आना था, ना कि इंटरवल और ऑर्डिनल, तो ये भी गलत हो गया। देख के ही पता चल गया मुझे, C और D बचा है ऑप्शन में। ओके, D का बता दिया, देखो इंटरवल और रेशियो, ठीक है, D सही है। इफ डायरेक्शन ऑफ बाय रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन, नहीं जरूर हम रिलेशनशिप की डायरेक्शन जानने के लिए ही तो कार्ल पियर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं, CD आंसर रहेगा। अरेंज द स्टेप्स ऑफ इवेल्युएटिंग अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के लिए असेस द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइस, देन आइडेंटिफाई द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, टेस्ट द लॉजिकल स्ट्रक्चर, डिटरमाइन साउंडनेस। साउंडनेस डिटरमाइन करेंगे सबसे लास्ट में कि साउंड है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ABC आ गया और यहाँ पे A और A है, तो सबसे पहले आप उसको ट्रूथ देखोगे, नहीं पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ना प्रीमाइस और कंक्लूजन क्या है, उसके बाद आप लॉजिकल स्ट्रक्चर को टेस्ट करोगे, प्रीमाइसेस की ट्रू देखोगे, थर्ड लगेगा जी, थर्ड रहेगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट। ओके, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टीम टीचिंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। सो देखो टीम टीचिंग में सिर्फ वो लेक्चर मेथड ही है, बट टीम में टीच कर रहा है टीचर। ओके, तो जब शुरुआत हम करते हैं बचपन से, तो वो वहां से शुरू होता है, लास्ट में जाते जाते आप पर्सनलाइज्ड एज जब बढ़ेगी तब आप पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, तो पर्सनलाइज तो लास्ट में आएगा। ओके, उससे पहले आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, छोटे बच्चों से आप इंटरेक्ट करके और डिस्कशन करके नहीं करते हो चीजें। ओके, सो पहले टीम टीचिंग होगा जी एज के हिसाब से, फिर है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तब इंट्रोड्यूस होंगे, देन आपका जो है वो इंटरेक्शन मॉडल, और फिर आपका पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके, BADC आएगा। जब भी कोई सीक्वेंस का क्वेश्चन आए आगे पीछे दोनों तरफ से सीक्वेंस देखो, आधी बार तो ये होता है कि पीछे सब में ई है। ओके, तो उस हिसाब से डिसाइड किया करो क्वेश्चन में। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो कनेक्टेड हैं किससे, क्वेश्चन से, फैलेसी से, कॉपुला से, मूड से, कॉपुला से। इजी क्वेश्चन, बेसिक है। व्याप्ति जो है वो क्या है, लॉजिनियन लॉजिक में लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है, डायरेक्ट परसेप्शन है, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है और आपका वर्बल टेस्टिमनी है। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, करवा रखा है, बेसिक है, इसको आप इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस भी बोलते हो।
आईपी एड्रेस में क्या होता है? 16 बिट इंटीजर, 32, 64 और आपका 96। आईपी में 32 होता है और आपका वो मैक एड्रेस में 48 होता है। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। ये आपका पैराग्राफ है जी। स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ एंड आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ए जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज, सो होल है बट इट इज ऑलवेज, सेकंड और फोर्थ दोनों ही सही आंसर दिए थे। इट इज ऑलवेज ग्रोइंग एंड हेट्रोजेनस। ओके, देन है वंस पोजीशन इज यूजुअली डिफरेंट व्हेन अ पर्सन, तो पोजीशन हमेशा डिफरेंट हो जाएगी व्हेन अ पर्सन प्रोसीड्स टू अप्लाई हिज बिलीव्स इन प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होते हैं? पढ़िए इसको और बताने की कोशिश कीजिए। आंसर थर्ड हो जाएगा। A genuine lover of truth will appreciate the quality of food, make compromise with situation, critique what he doesn't like, be wholly independent of the essence of those around him. ये देखो, ये तो इधर ही दिख गया। ठीक है, आंसर फोर्थ। According to the author, the attitude of self-opinionated person in the practical social life should be flexible होना चाहिए, rigid होना चाहिए, indifferent होना चाहिए, proactive होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? फ्लेक्सिबल। ओके, शुड बी इन लेस इनफ्लेक्सिबल, यानी आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो। चलिए जी, ये हो गया आपका 101 पेपर। 4 पेपर बचे हैं, वो भी हम कर लेंगे धीरे धीरे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। नोट्स बना लीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो बार बार देखेंगे तो याद भी हो जाएंगी ये इन्फॉर्मेशन ईजिली। इनसे आपके क्वेश्चन जो है फाइनल पेपर में जब आप सोल्व करोगे, so it will help you. Okay, so thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.